हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पी सर फिजिक्स। टुडे आवर टॉपिक इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आज हम एक न्यू चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, ओके। अभी तक हमने जो पिछले 7 चैप्टर के बारे में हमने स्टडी किया कि भाई इसमें हमने हमारा फर्स्ट 3 चैप्टर था इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेटेड। देन आफ्टर हमने देखा कि भाई दूसरे चैप्टर थे मैग्नेटिक फील्ड के रिलेटेड। देन आफ्टर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का चैप्टर स्टडी किया और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में लास्ट टॉपिक था एसी जनरेटर। तो एसी जनरेटर में से प्रोड्यूस हुआ एसी करंट और दूसरा चैप्टर में स्टडी कर लिया एसी करंट। देन आफ्टर हमारा इसके लास्ट चैप्टर अवेलेबल है पार्ट 1 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये भी उसके साथ ये लिंक है। ठीक है, ये बहुत इसका छोटा चैप्टर है बट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, अगर आपको ये 7 चैप्टर में मालूम पड़ा है तो भी आपको एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मालूम पड़ेगा और आपको मजा भी आएगा। ठीक है, ओके। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आपको ये भी स्टडी करना है कि भाई व्हाट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस कैसे होती है, ठीक है, और कौन कौन सी वेव को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम बोल सकते हैं। ठीक है, देन आपको उसकी पूरे की पूरी फैमिली के बारे में हमको जानना कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कौन कौन आ सकता है। ठीक है, ओके। बट उसके पहले हमको ये भी मालूम है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस बाय दी एक चार्ज पार्टिकल्स, एक स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल। कोई भी एक स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल्स यहाँ पे अवेलेबल है तो उसकी अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकती है, वो हमको मालूम है। देन आपने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी हमको मालूम है कि भाई हमारे पास कोई एक चार्ज पार्टिकल्स है, वो ट्रैवलिंग करता है, एक मूविंग चार्ज पार्टिकल्स अवेलेबल है। दिस मूविंग चार्ज पार्टिकल्स इज प्रोड्यूस इज अ मैग्नेटिक फील्ड। तो हमको कोई एक पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल सकती है और दूसरी पोजीशन पे हमको मैग्नेटिक फील्ड मिल सकती है। ठीक है, ओके। देन après हमको ये भी मालूम है कि भाई जब हम मैग्नेटिक फील्ड को वेरिएशन करेंगे, कैसे हम वेरिएशन कर सकते हैं कि भाई हमारे पास यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन अवेलेबल है। इसमें हमने एक कंडक्टिंग कॉइल रख दिया। वो कंडक्टिंग कॉइल को जब हम रोटेशन करवाते थे तब उसके ऊपर इसके जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन लिंक होती थी, इट इज नोन एज अ मैग्नेटिक फ्लक्स। और जब हम रोटेशन करवाते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ चेंज एंड दिस मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ चेंज इज अ प्रोड्यूस द इंड्यूस्ड ईएमएफ। ऐसा हमने पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने देखा। ओके, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होती है वो तो क्या होता है कि भाई ये जो हमारी कंडक्टर की जो कॉइल अवेलेबल थी इसमें इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करने लगा। अगर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रही है सो दैट फ्लो ऑफ चार्ज इज प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक करंट। तो उसने क्या प्रोड्यूस कर दिया, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर दिया। ओके, वो चार्ज को फ्लो करवाने के लिए जो इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रही है वो इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगी F इज इक्वल टू क्यू जितनी। ओके, वो इलेक्ट्रिकल फोर्स कब लग सकती है, जब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है तब लग सकती है। तो हमने स्टार्टिंग में क्या किया कि भाई चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो हमको लास्ट में क्या मिला, इलेक्ट्रिक फील्ड मिला। तो हमको क्या मालूम पड़ा कि भाई जब हम चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड करेंगे तब हमको एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी। ओके, देन आफ्टर मैक्सवेल नाम का साइंटिस्ट आया 1870 की ईयर। तो उसने उसका उल्टा भी बनाया, उसने उसका उल्टा भी सोचा और उसने प्रूव करके बताया। क्या उसने प्रूव किया, हमने क्या देखा कि भाई चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज अ प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। देन आफ्टर उसने उसका उल्टा ये सोचा कि भाई चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो दी प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। क्या लाया, change of magnetic field is produce electric field but change of electric field is also produce magnetic field। और उसने ये प्रूव करके भी बता दिया, चला कि भाई ऐसा भी पॉसिबल है। देन आफ्टर उसने कि डिस्प्लेसमेंट करंट का भी कॉन्सेप्ट दिया और देन आफ्टर उसने ये भी बताया कि भाई ए चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है इज प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड एंड देन आफ्टर चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दोनों आपस में ऑटोनॉमस है और दोनों चलने लगते हैं, ऐसा भी उसने बताया। ओके, तो दोनों चल रही है तो वो जब चलेगी तो वो सोर्स से दूर जा रही है। ठीक है, वो उसके ऊपर वो मीन्स के वो सोर्स की इफेक्ट डिपेंडेंट नहीं है। चला है आपको, मीन्स के वो सोर्स में से प्रोड्यूस हुआ तो वो सोर्स से दूर चली जाती है। कैसे कि भाई यहाँ पे चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हुई, उसने प्रोड्यूस कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड। देन आफ्टर दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, देन मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ऐसा कंटिन्यूसली चलता ही रहता है। तो ए लोकेशन से ए लोकेशन तक उसकी इफेक्ट चली। मीन्स के वो क्या करता है, ट्रैवलिंग दोनों करता है, ऑटोनोमस होके वो दोनों ट्रैवलिंग करता है। देन अपन हमने उसकी स्पीड भी फाइंड आउट की, वो स्पीड आई 3 × 10⁸। ओके, तो वो तो स्पीड एक लाइट की स्पीड थी। ठीक है, तो वो जो वेव जनरेट हुई वो वेव को हम क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड कितनी फाइंड आउट हुई, 3 × 10⁸। बट 3 × 10⁸ तो स्पीड लाइट की अवेलेबल थी।
तो जो लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ये चारे के चार एक आपस में एक दूसरे से मिले हुए हैं। मीन्स के आपस में एक दूसरे से मीन्स के उसका कोई रिलेशन अवेलेबल है। तो ये चारों चार का एक फैमिली जनरेट हुआ। ठीक है, कौन कौन सा चार कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, देन आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड अवेलेबल थी 3 × 10⁸ एंड दिस ऑल्सो स्पीड इज अ लाइट। ओके, तो ये चारों चार की फैमिली अवेलेबल थी। देन आपने मैक्सवेल ने बहुत सारे मीन्स के वेव के बारे में भी उसने सुलझाया और उसने बताया कि भाई जो माइक्रोवेव होती है, जो हीट वेव होती है, जो रेडियो वेव होती है, ठीक है, जो इंफ्रारेड वेव होती है, वो सभी की स्पीड 3 × 10⁸ है। तो हम सभी को क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोल सकते हैं। ये सभी वेव में एक मीन्स के एक जो फिजिकल करेक्टरिस्टिक अवेलेबल है स्पीड, वो सभी में स्पीड सेम है। जिसकी भी स्पीड 3 × 10⁸ है, वो सभी को हम क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोल सकते हैं। क्या आया? जिसकी भी स्पीड 3 × 10⁸ है, वो सभी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोल सकते हैं। ये मैक्सवेल ने प्रूव करके हमारा इसका चैप्टर बना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो पहले हम क्या क्या स्टडी करते हैं कि पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड का एक अलग फिजिक्स हम देखते थे। देन आपने मैग्नेटिक फील्ड का एक अलग हम स्टडी फिजिक्स हम स्टडी करते थे। देन आपने हीट के बारे में अलग हम स्टडी करते थे। देन आपने लाइट के बारे में हम अलग स्टडी करते थे। बट यहाँ पे हमको मालूम पड़ा कि भाई आपस में सभी मिले ही हुए हैं और ये पूरे का पूरा का फैमिली है। ये पूरे का पूरा फैमिली किसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का है। और सभी की स्पीड कितनी है? 3 × 10⁸ अवेलेबल है। ठीक है, तो मैक्सवेल ने ये प्रूव किया कि भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और लाइट, ये चारों चार आपस में मिले हुए हैं। देन पर उसने डिस्प्लेसमेंट ऑफ करंट का भी कॉन्सेप्ट दिया, वो हम आगे अभी हम स्टडी करने वाले हैं। देन यहाँ पर उसने एक फंडामेंटल 4 इक्वेशन बनाए। वो फंडामेंटल 4 इक्वेशन ये मैथमेटिकली प्रूव करके हमको बताती है। ख्याल आया? ओके, वो फंडामेंटल 4 इक्वेशन को हम बोलते हैं मैक्सवेल इक्वेशन। इट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन। ये 4 इक्वेशन के बारे में भी हम अभी स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, ओके, हम पहले हम देखते हैं कि भाई डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में। देन après हम देखेंगे वो 4 फंडामेंटल इक्वेशन के बारे में। ठीक है, ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं भाई डिस्प्लेसमेंट करंट। ओके, डिस्प्लेसमेंट करंट, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट? बेसिक इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है वो तो हमको मालूम है कि भाई मूविंग चार्ज पार्टिकल्स या तो फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, इट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। बट डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होती है? करंट का डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो करंट का डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग क्या हुआ कि भाई कोई ऐसा फिजिकल एलिमेंट अवेलेबल है कि भाई वो इलेक्ट्रिक करंट जैसा काम करके हमको देगा। इलेक्ट्रिक करंट जैसा काम करके हमको देगा। वो एलिमेंट को हम क्या बोल सकते हैं भाई? वो एलिमेंट को हम बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट हम बोल सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल दूं कि भाई हमारे यहाँ पे कोई एक काम पे नहीं आ रहा है तो हम क्या लेके आते हैं? उसका डिस्प्लेसमेंट लेके आते हैं। मीन्स के वो जो व्यक्ति अवेलेबल था, वो जो पर्सन अवेलेबल था, वो जो वर्क कर रहा था, ऐसा कोई वर्क कर सकता है ऐसा हम दूसरा पर्सन हम लेके आते हैं। तो हमने क्या कर दिया? वो वाला पर्सन का हमने डिस्प्लेसमेंट लेके हमने रख दिया। ठीक है, ओके, तो हमारा अभी काम चल रहा है। तो वैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट अवेलेबल नहीं है, बट इलेक्ट्रिक करंट जैसा कोई वर्क कर सकता है ऐसा हम उसका डिस्प्लेसमेंट लेके आते हैं। किसका डिस्प्लेसमेंट? इलेक्ट्रिक करंट का डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वो वर्क कैसा करेगा? इलेक्ट्रिक करंट जैसा करेगा। ठीक है, अभी आपको मालूम पड़ा। ओके, और डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में हम अभी देखते हैं। ठीक है, ओके, हेलो फ्रेंड्स, टुडे आवर टॉपिक इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, इस चैप्टर नंबर 8 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, तो इसको हमने स्टार्ट करने से पहले हमको मालूम है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इट इज़ अ प्रोड्यूस अ स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल्स, इट इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। देन आफ्टर दूसरा हमको देखना है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड इज द प्रोड्यूस ऑफ मूविंग चार्ज पार्टिकल्स, इज अ स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल्स, दिस प्रोड्यूसेस अ स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल। then this is a moving charge. ओके, देन अपन हमने ये स्टडी किया कि भाई चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज अ प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड देन अपन मैक्सवेल ने ये भी प्रूव करके बताया कि भाई उसका उल्टा भी पॉसिबल है।
कि भाई चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये दोनों आपस में ऑटोनॉमस हो गए और दोनों ट्रैवलिंग करने लगे एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे, ठीक है। सपोज कि यहाँ पे चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, वो प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे वो ट्रैवलिंग करने लगती है, ठीक है। तो वन लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे वो ट्रैवलिंग करती है, तो उसकी हमने स्पीड भी फाइंड आउट की, दिस स्पीड इज 3 × 10⁸ ओके। वो वाली वेव को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, थर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो ट्रैवलिंग करने की जो स्पीड 3 × 10⁸ थी, तो 3 × 10⁸ वाली स्पीड लाइट की हो सकती है। तो दूसरा लाइट, ये चार क्वांटिटी एक दूसरे के साथ रिलेशन में है, ऐसा मैक्सवेल ने बताया, ठीक है। वन इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ प्रोड्यूस द स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल्स, सेकेंड इज द मैग्नेटिक फील्ड इज अ प्रोड्यूस द मूविंग चार्ज पार्टिकल्स, एंड देन आफ्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज जनरेटेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, एंड दोनों आपस में मूवमेंट करने लगते हैं, मीन्स के दोनों आपस में चलने लगते हैं, इट इज नॉन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और उसकी स्पीड है 3 × 10⁸ ये स्पीड होती है लाइट की। तो ये चार क्वांटिटी एक दूसरे के साथ रिलेशन में है, एक दूसरे से ही मिला हुआ है, 4 क्वांटिटी का एक फैमिली है, ठीक है। ओके, देन आफ्टर उसने एक डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में भी बताया, हमको अभी देखना है डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में, ठीक है। हमारा टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट करंट। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट? इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है कि भाई फ्लो ऑफ मूविंग चार्ज पार्टिकल्स, या तो फ्लो मूविंग चार्ज पार्टिकल्स या तो फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, इट इज नोन एज अ बेसिक इलेक्ट्रिक करंट। बट डिस्प्लेसमेंट करंट का क्या मीनिंग होता है कि भाई करंट जैसा कोई सेम वर्क कर सकता है, करंट जैसा कोई एलिमेंट सेम वर्क कर सकता है, इट इज नोन एज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ करंट, ठीक है। ओके, हमको क्या करना है कि भाई करंट यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, बट करंट जैसा कोई दूसरा वर्क कर सके उसको हमने यहाँ पे लगा दिया, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट हम बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, हम डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में भी देखते हैं। देखिए, हम सर्किट को ड्रॉ करके हम बताते हैं कि यहाँ पे हमारा पास कोई डीसी सोर्स अवेलेबल है या एसी सोर्स अवेलेबल है, ओके, और यहाँ पे हमने एक कैपेसिटर लगा दिया ऐसा, ओके, ये पूरे की पूरी सर्किट में, ठीक है। यहाँ पे डीसी सोर्स हो सकता है या एसी सोर्स हो सकता है, हम एसी सोर्स ले सकते हैं, ठीक है। ओके, जैसे ही हमने यहाँ पे एक स्विच को स्टार्ट किया, तो यहाँ से क्या प्रोड्यूस होगा कि भाई चार्ज का फ्लो होगा, और चार्ज का फ्लो क्या इंडिकेट करती है, इलेक्ट्रिक करंट को इंडिकेट करती है, ठीक है। यहाँ से एक इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा तो क्या प्रोड्यूस होगा कि भाई दिस इज अ पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज अ नेगेटिव टर्मिनल, तो ऐसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हुआ तो मूविंग चार्ज पार्टिकल्स इज अ प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो सकता है, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा, ठीक है। ओके, तो ए वाली लोकेशन पे हमको क्या डिफाइन करनी है, मैग्नेटिक फील्ड हमको डिफाइन करनी है। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सर्कुलर में मिलती है हमको, ऐसा हमने 4 सेप्टेम्बर में हमने स्टडी किया। ओके, तो यहाँ पे कि स्टेट कंडक्टर अवेलेबल है, तो इतनी लोकेशन पे यहाँ से लेके इतना डिस्टेंस सपोज के आर अवेलेबल है, और ए वाली लोकेशन है हमारी पी लोकेशन, तो पी लोकेशन पे हमको मैग्नेटिक फील्ड कितनी मिलेगी, ठीक है, वो हमको डिफाइन करनी है। तो हम कौन सा इक्वेशन से हम डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रही है आई, और उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर अवेलेबल है, और यहाँ पे हमको मैग्नेटिक फील्ड बी डिफाइन करनी है। तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी मिल सकती है, एम्पियर सर्कुलर लॉ का हम यूज़ करके हम बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी B = μ0I/2πr, B = μ0I/2πr जितनी मिलेगी, ठीक है। हम यूज़ करते एम्पियर सर्कुलर लॉ का। ओके, इसमें हमने देखा था कि भाई एक लाइन इंटीग्रल इज इक्वल टू क्या होता, μ0I किसके रिलेशन में थे, एक लाइन इंटीग्रेशन में, B × डेल्टा L को हम क्या बोल सकते हैं, एक लाइन इंटीग्रेशन हम बोल सकते हैं। बट मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ पे कांस्टेंट मिल रहा था, तो इंटीग्रेशन हमको dl का करना था, तो dl का इंटीग्रेशन होगा सर्कम्फ्रेंस जितना, तो B × 2πr = μ0I। तो यहाँ पे देखिए कि भाई ये जो मैग्नेटिक फील्ड B अवेलेबल है इज डिपेंडेंट ऑन दी I, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट से हमको B मिला ना,
यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट से हमको बी मिला। तो इलेक्ट्रिक करंट हमको कैसे मिलेगा कि भाई इलेक्ट्रिक करंट आई इज इक्वल टू चेंज ऑफ चार्ज अपॉन चेंज ऑफ टाइम। ठीक है, यहाँ पे चार्ज की क्वांटिटी चेंज होगी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज नोन एज करंट। या तो हम दूसरा क्या बोल सकते हैं कि भाई चार्ज का फ्लो होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट पहले कैसे मिलेगा कि भाई ए वाली सर्किट में मूविंग चार्ज पार्टिकल्स अवेलेबल है, इट इज द प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक करंट एंड दैट इलेक्ट्रिक करंट इज द प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड। क्या रहा है, आपस में दोनों मीन्स के एक दूसरे के साथ रिलेटेड है कि भाई अगर मूविंग चार्ज पार्टिकल्स अवेलेबल है तो वो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करेगी, अगर इलेक्ट्रिक करंट अवेलेबल है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। ओके, तो ये जो चार्ज पार्टिकल्स को मूवमेंट करवाने के लिए क्या होना चाहिए, कोई कंडक्टर होना चाहिए। कोई फ्री स्पेस में तो मूवमेंट नहीं कर सकता। ठीक है, चार्ज पार्टिकल्स को फ्लो करवाने के लिए क्या होना चाहिए, कोई कंडक्टर होना चाहिए। बिकॉज द चार्ज इज अ कैरी ऑफ मैटर। ठीक है, चार्ज किसके ऊपर कैरी हो सकता है, मटेरियल पे कैरी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए कि ये पूरी सर्किट एक किससे बनी हुई है, एक कंडक्टर एलिमेंट से बनी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज का, यहाँ पे करंट अवेलेबल है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई यहाँ पे चार्ज का फ्लो हो रहा है, बिकॉज दिस इज अ कंडक्टर। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे चार्ज का फ्लो होगा। बट यहाँ पे देखिए कि भाई यहाँ पे जो यहाँ से जो सभी पॉजिटिव चार्ज आ रहे थे वो सभी पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे गेन हो गए। क्यों, आगे क्यों नहीं ट्रैवल कर सकते। देखिए ये यहाँ पे दो प्लेट अवेलेबल है और दो प्लेट के बीच में एक मिसके स्पेस अवेलेबल है, एक एटमॉस्फेयर अवेलेबल है। तो एटमॉस्फेयर में बिना मटेरियल के चार्ज पार्टिकल्स ट्रैवल नहीं कर सकते। ठीक है, बिना मटेरियल के चार्ज पार्टिकल्स ट्रैवल नहीं कर सकते, तो सभी चार्ज यहाँ पे मिस के आ गए, ये सभी पॉजिटिव चार्ज आ गए, तो सामने सभी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बट यहाँ पे चार्ज का फ्लो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है वो आपको मालूम पड़ गया, बिकॉज यहाँ पे एटमॉस्फेयर अवेलेबल है। ओके, तो ऐसी कंडीशन यहाँ पे आई बिकॉज यहाँ पे कोई कंडक्टर अवेलेबल नहीं। अगर जो कंडक्टर होगा, ऐसा कोई कंडक्टर है तो चार्ज पार्टिकल्स फ्लो करेगा। ठीक है, ओके, देन आफ्टर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक करंट होगा कि भाई इलेक्ट्रिक करंट की तो हमारी डेफिनेशन क्या बता रही थी कि भाई इलेक्ट्रिक करंट इट इज नॉन एज अ फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। तो यहाँ पे तो कोई फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट नहीं है। और दूसरा क्वेश्चन कि भाई यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट हो सकती है क्या, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट हो सकती है क्या। मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करने का मीन्स का एलिमेंट कौन सा था, इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट अवेलेबल नहीं है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड आउट होगी। बट हमने प्रैक्टिकली देखा कि भाई यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। कैसे प्रैक्टिकली थे, हमने एक मैग्नेट को हम लाए, मैग्नेटिक नीडल को हम लाए, तो मैग्नेटिक नीडल को हमने यहाँ पे रखा तो उसने डिफ्लेक्शन बताया। यहाँ पे तो डिफ्लेक्शन बताएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा था और उसकी अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही, वो इफेक्ट से यहाँ पे मैग्नेट ने डिफ्लेक्शन बताया। देन आफ्टर वही मैग्नेटिक नीडल को हमने यहाँ पे रखी और यहाँ पे भी वो डिफ्लेक्शन बता रही है, यहाँ पे भी वो डिफ्लेक्शन बता रही है। ठीक है, बट यहाँ पे मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन बता रही है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, उसका मीनिंग ये हुआ। बट एम्पियर सर्कुलर लॉ के यूज़ करके देखिए कि भाई हमने यहाँ पे एक लूप बना दिया, एम्पियर सर्कुलर लूप बना दिया, और इसमें से कोई भी करंट का एलिमेंट पास आउट नहीं हो रहा है। तो कोई भी करंट एलिमेंट पास आउट नहीं हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बना, बिना करंट से कोई मैग्नेटिक फील्ड तो बना नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पे करंट अवेलेबल नहीं है तो भी मैग्नेटिक फील्ड बना, तो यहाँ पे करंट के जैसा कोई वर्क कर रहा है, उसका मीनिंग क्या हुआ, यहाँ पे करंट अवेलेबल नहीं है तो करंट जैसा कोई वर्क कर रहा है। तो हमारी जो करंट की बेसिक डेफिनेशन थी कि भाई करंट इज अ मूविंग चार्ज पार्टिकल्स, तो यहाँ पे चार्ज पार्टिकल्स भी नहीं मूव कर रही है, तो उसको हम इलेक्ट्रिक करंट नहीं बोल सकते। बट हमारी जो इलेक्ट्रिक करंट की जो डेफिनेशन थी वो डेफिनेशन अभी भी इसके इनकम्प्लीटेड है। हमारी डेफिनेशन क्या है कि भाई मूविंग चार्ज पार्टिकल्स इट इज नॉन एज इलेक्ट्रिक करंट, बट ओनली फॉर वन पार्ट ऑफ डेफिनेशन है। तो दूसरा पार्ट क्या है कि भाई अगर मूविंग चार्ज पार्टिकल्स नहीं है, इवन इज नॉट अवेलेबल मूविंग चार्ज पार्टिकल्स, इट इज ऑल्सो द प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। ख्याल आया, इट इज ऑल्सो द प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। हमारी डेफिनेशन अभी क्या बनी, नई वाली डेफिनेशन कि भाई मूविंग चार्ज पार्टिकल्स इज द प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, इवन द मूविंग चार्ज पार्टिकल्स इज नॉट फ्लो देन ऑल्सो द प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट।
ख्याल आया? ये पूरे की पूरी हमारी डेफिनेशन है। तो यहाँ पे मूविंग चार्ज पार्टिकल्स अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक करंट जैसा कोई दूसरा एलिमेंट होगा, वो दूसरा एलिमेंट ने क्या बना दिया है, एक मैग्नेटिक फील्ड, मीन्स के एक इलेक्ट्रिक करंट जैसा उसने वर्क करके बना दिया। यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट ने क्या किया था, मैग्नेटिक फील्ड बनाया था। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट नहीं अवेलेबल है, पर दूसरा कोई एलिमेंट अवेलेबल है, उसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होगी, कि भाई यहाँ पे कौन सा एलिमेंट अवेलेबल है, वही है डिस्प्लेसमेंट करंट। तो यहाँ पे कौन सा एलिमेंट हो सकता है, देखिए कि भाई दिस इज अ पॉजिटिव प्लेट एंड दिस इज अ नेगेटिव प्लेट, सो दैट इज प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड। देन आप यहाँ पे हमने एसी सोर्स लगाया हुआ है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, वेरिएशन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन है, इट इज द प्रोड्यूस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज द प्रोड्यूस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ख्याल आया? चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज द प्रोड्यूस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा भी प्रूव हो गया। ओके, तो वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा वर्क करती है, इलेक्ट्रिक करंट जैसा वर्क करती है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट हम किसको मानेंगे, चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम मानेंगे कि भाई वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन हो रहा है, और वेरिएशन एक इलेक्ट्रिक करंट जैसा वर्क कर रही है। यहाँ पे देखिए कि भाई यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा था, सो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही थी। यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो नहीं हो रहा है, तब भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, बिकॉज उसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई यहाँ पे करंट जैसा कोई वर्क एलिमेंट यहाँ पे अवेलेबल है, जो करंट जैसा वर्क करके हमको देता है। इट इज नोन एज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ करंट। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ करंट क्या फाइंड आउट हुआ, इज अ वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ओके, उसको हम सेंटेंस में लिख देते हैं। द प्रेजेंस ऑफ बी presence of the magnetic field over gap of capacitor. This is a capacitor. ठीक है, our gap is a capacitor plate. The proves presence of electric current. ठीक है, एक क्या बताती है कि भाई जिस गैप में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई ए वाली गैप में इलेक्ट्रिक करंट अवेलेबल है। ठीक है, इज ड्यू टू, ये इलेक्ट्रिक करंट कैसे प्रोड्यूस हुई, तो दिस इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है। ठीक है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक करंट एंड दिस इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, दिस इज नॉन एज दिस डिस्प्लेसमेंट ऑफ करंट। ठीक है, हम उसको बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। अभी आपको मालूम पड़ा कि भाई करंट अवेलेबल नहीं है, बट करंट जैसा कोई एलिमेंट यहाँ पे अवेलेबल है, वेरिएशन मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन यहाँ पे अवेलेबल है, इट इज द प्रोड्यूस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट हम बोल सकते हैं। ओके, अभी हमको क्या निकालनी है कि भाई हमारे पास करंट की फॉर्मूला है I इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पे करंट और चार्ज की बीच का रिलेशनशिप नजर आ रही है, बट ए वाली सेंटेंस में हमको क्या बोला कि भाई इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कोई रिलेशनशिप होगा, वो वाली इक्वेशन हमको डिफाइन करनी है। ओके, देखिए भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हमारी इक्वेशन क्या थी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू पासिंग थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज अ यूनिट एरिया। ओके, तो E इंटू ए हम लिख सकते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दी पॉइंट चार्ज का इक्वेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दी पॉइंट चार्ज का इक्वेशन है के क्यू अपन आर, और के बदले में क्या लिख सकता हूँ, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, यहाँ पे चार्ज और यहाँ पे आया ए। सपोज के एक स्फीयर अवेलेबल है, वो स्फीयर की रेडियस थी आर, इसलिए यहाँ पे आर स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो उस स्फीयर का एरिया क्या होगा, वो स्फीयर का एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर। हमने क्या कंसिडर किया है, वन स्फीयर, सेंटर से लेके दिस डिस्टेंस इज आर, इट इज नोन एज अ रेडियस। ठीक है, तो ये रेडियस ऑन दी सरफेस पे हमको ऑन दी सरफेस पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करनी थी। दिस इक्वेशन इज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, बट उसका एरिया निकालना है, तो एरिया कितना मिलेगा, 4 पाई आर स्क्वायर हमको मिलेगा। तो 4 पाई आर स्क्वायर इज ऑल्सो नोन एज एरिया। तो इक्वेशन को मैं मॉडिफाई करके क्यू ए अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट में लिख देता हूँ। तो यहाँ पे ए इज कैंसल, सो दैट क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट हमको किसका इक्वेशन मिला, फ्लक्स फाई का इक्वेशन मिला। ठीक है, तो फाई फ्लक्स फाई इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बट हमको यहाँ पे चाहिए आई। ओके, तो आई चाहिए, तो आई कैसे मिलेगा, चेंज ऑफ करंट अपॉन रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज नॉन एज आई। ठीक है, तो बहुत सारे हम क्या कर देते, डिफरेंशियल हम डिफाइन कर देते, डिफरेंशियल। ठीक है, तो डी फाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी इंटू एप्सिलॉन नॉट।
ओके, डेल्टा क्यू अपन डेल्टा टी, इट इज नोन एज आई। ओके, उसको हम क्या बोल सकते हैं, आई बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट इक्वेशन, डेल्टा ऑफ आई अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देन अपन हमको एक करंट को डिफाइन कर देनी है, एक करंट को हमको सब्जेक्टिव बना देनी है, सो दैट आई इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डेल्टा टी। चला है आपको। तो एक करंट किसके साथ रिलेशन में है, देखिए दिस इज द मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए। तो देखिए किसका रिलेशनशिप हमको मिल रहा है, एक रिलेशनशिप हमको मिल रहा है करंट और वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये डी के बाद में ई आएगा ना, डी के बाद ई आएगा, तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कह रहा है डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ए वाली जो इक्वेशन मिल रही है, तो ए वाली इक्वेशन में इसके कोई ए वाली इक्वेशन हमको कहाँ पे मिल रही है, ये दोनों प्लेट के बीच में हमको मिल रही है, ये दोनों प्लेट के बीच में हमको मिल रही है। यहाँ पे कोई कंडक्टर अवेलेबल है क्या, कंडक्टर अवेलेबल नहीं है, तो हम कंडक्टिंग करंट मानेंगे या डिस्प्लेसमेंट करंट हम मानेंगे, ए वाली करंट को हम डिस्प्लेसमेंट करंट मानेंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट करंट किससे बनती है, चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से बनती है। हमने यहाँ पे प्रूव करके बताया, ठीक है। दिस इज अ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से एक इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होती है, दिस इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ए जो वाली करंट है, इट इज अ डिस्प्लेसमेंट करंट आई डी, दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट करंट। ओके, और कंडक्टिंग करंट क्या होती है, कंडक्टिंग करंट आई सी इज इक्वल टू उसका इक्वेशन तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी आता है, बिकॉज यहाँ पे कंडक्टर अवेलेबल होती है, इसमें मूविंग चार्ज पार्टिकल्स फ्लो कर सकती है, सो दैट डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, दिस इज अ कंडक्टिंग करंट। चला या ओके। देन पर हमको दूसरा रिलेशनशिप निकालना है करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का। हमने यहाँ पे देखा ना, करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का हमको रिलेशनशिप निकालना है। तो ए वाली इक्वेशन में से मैं आई को मैं सब्जेक्टिव बना देता हूँ, तो आई इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू नॉट और इंटीग्रेशन होगा बी इंटू डेल्टा एल। देखिए सभी फॉर्मूला आप देखिए यहाँ पे इसके बेसिक करंट कैसे प्रोड्यूस होता है, चेंज ऑफ चार्ज, इसके फ्लो ऑफ चार्ज से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हुआ, दिस इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड बना। तो देखिए मैंने यहाँ पे मैथमेटिकली प्रूव कर दिया कि भाई दिस इलेक्ट्रिक करंट इज अ प्रोड्यूस, सो दैट मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो प्रोड्यूस। और ये इलेक्ट्रिक करंट कैसे प्रोड्यूस हुआ, चेंज ऑफ चार्ज से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हुआ। देन पर दूसरा फिनोमिना कहाँ पे कि भाई यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, तो यहाँ पे चेंज ऑफ चार्ज नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे क्या हो रही है, चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, करंट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। ओके, एक करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो भी करंट क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ए वाला करंट भी क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो हमारे पूरे के पूरे सर्किट का टोटल करंट कितना है, आई। तो आई इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं कि भाई कंडक्टिंग करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट हम लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, टोटल करंट ऑफ दिस सर्किट total current in circuit is I इक्वल्स टू आई सी प्लस आई डी। आई सी का मीनिंग हुआ कंडक्टिंग करंट और आई डी का मीनिंग हुआ डिस्प्लेसमेंट करंट। कंडक्टिंग करंट कब होती है, जहाँ तक मटेरियल अवेलेबल है वहाँ तक मूविंग चार्ज पार्टिकल्स फ्लो करेगा, ठीक है। तो वो इसमें से जो जनरेट होने वाली करंट को हम क्या बोल सकते हैं, कंडक्टिंग करंट हम बोल सकते हैं। और जहाँ पे भी मटेरियल अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पे चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से एक इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो सकती है, उसको हम बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। तो कहाँ इसके डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्टिंग करंट दोनों एक साथ हो सकते हैं क्या, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। देखिए यहाँ पे सर्किट में देखिए कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक कौन सा करंट होगा, एक कंडक्टर से पास आउट हो रहा है ना, तो ये वाली करंट को हम बोलेंगे कंडक्टिंग करंट। बट यहाँ पे कंडक्टर अवेलेबल नहीं है, उसके कारण जो प्रोड्यूस हो रही है उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट। तो वापिस यहाँ पे क्या आ जाएगी, कंडक्टिंग करंट आ जाएगी, ठीक है। ओके, और दोनों की वैल्यू भी क्या हो, दोनों की वैल्यू भी सेम हो सकती है। एक कंडक्टिंग करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू भी सेम होती है। क्यों सेम होती है, देखिए कि भाई यहाँ पे कोई जंक्शन पॉइंट अवेलेबल नहीं है, पूरे की पूरी एक ब्रांच है और एक ही ब्रांच में इलेक्ट्रिक करंट चेंज नहीं हो सकती है, ठीक है। और दूसरा फिनोमिना देखिए कि भाई यहाँ पे जितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है इतनी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड कब चेंज हो सकती है, जब इलेक्ट्रिक करंट चेंज हो सकता है तब। ये वाली इक्वेशन देखिए, जब इलेक्ट्रिक करंट चेंज होगा तब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। बट ये वाली फिनोमिना में मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड इज अ सेम, सो दैट करंट इज अ सेम। तो एक कंडक्टिंग करंट हो या डिस्प्लेसमेंट करंट हो, दोनों की करंट की वैल्यू तो क्या आने वाली है, सेम ही आने वाली है, ठीक है। ओके, हम यहाँ पे सभी फिनोमिना लिख सकते हैं कि भाई एक कंडक्टर में कौन सा, इन कंडक्टर में टोटल करंट कितना होगा, इन कंडक्टर टोटल करंट होगा ओनली फॉर आई सी, बट डिस्प्लेसमेंट करंट इज नॉट अवेलेबल।
देन आफ्टर विथिन अ कैपेसिटर विथआउट कंडक्टर भी आप लिख सकते हो, ठीक है। इसमें टोटल करंट कितना होगा कि भाई कंडक्टिंग करंट 0 होगा बट डिस्प्लेसमेंट करंट अवेलेबल होगा, सो दैट इससे प्रूव हो गया कि भाई कंडक्टिंग करंट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट करंट, और डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला क्या बना हुआ था, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डेल्टा टी। हम उसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट, और फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई एम लिख सकते हैं, सो दैट ई अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट करंट। देखिए यहाँ पे प्रूव हो गया कि भाई चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस द डिस्प्लेसमेंट करंट, चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस डिस्प्लेसमेंट करंट। तो यहाँ तक का कॉन्सेप्ट था डिस्प्लेसमेंट करंट का। डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में आपको मालूम पड़ा कि भाई करंट जैसा कोई वर्क करके देगा, तो यहाँ पे करंट जैसा किसने वर्क करके दिया, चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ने वर्क करके दिया, तो चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ करंट, ठीक है। देन अपन को देखना है कि भाई मैक्सवेल ने दूसरी एक 4 फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में उसने बताया। देन आफ्टर हमको दूसरा स्टडी करना है कि भाई मैक्सवेल का 4 इक्वेशन के बारे में, जो 4 उसने फंडामेंटल इक्वेशन बताया था, इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द मैक्सवेल इक्वेशन, ठीक है। ओके, तो हम नेक्स्ट देखते हैं मैक्सवेल इक्वेशन। ओके, तो उसने फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बताया कि भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के बिना पॉसिबल नहीं है, और चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के बिना पॉसिबल नहीं है। चला है, तो ऐसा कौन सा इक्वेशन है। सोचिए कि भाई हमारा फर्स्ट चैप्टर में हमने गॉसियन सरफेस के बारे में हमने स्टडी किया हुआ था, तो गॉसियन सरफेस में हमने एक गॉस लॉ का एप्लीकेशन का हमने यूज़ किया था। तो गॉस थियरम का इक्वेशन क्या बताती थी कि भाई फ्लक्स फाई इज डिपेंडेंट ऑन दी चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऐसा उसका इक्वेशन था कि भाई क्लोज इंटीग्रेशन ई इंटू डेल्टा एस इज इक्वल टू समेशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये वाली इक्वेशन हमको क्या बताती है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चार्ज एंड चार्ज इज ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबल फॉर द ई का, तो हम रिलेशन भी बोल सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिलेटेड टू द चार्ज एंड चार्ज इज ऑल्सो रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। बिना चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता, और बिना इलेक्ट्रिक फील्ड की चार्ज नहीं हो सकती, दोनों आपस में रिलेटेड है, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट हम इक्वेशन लिखते हैं गॉस थियरम वाली। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। ऐसा हमको 4 इक्वेशन देखना है कि भाई गॉस थ्योरम में मैंने क्या देखा था, क्लोज इंटीग्रेशन ई इंटू डेल्टा एस इज इक्वल टू समेशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसमें हमको क्या प्रूव हुआ कि भाई चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज बोथ आर को एग्जिट, ठीक है, दोनों क्या है, को एग्जिट है। ओके, एक कौन सा टॉपिक में था, इलेक्ट्रोस्टैटिक में था, ठीक है। ये वाली इक्वेशन आप पूरे से अच्छे से ही जानते हो। देन आपने दूसरा हमको देखना है कि भाई गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, ठीक है, गॉस लॉ इन मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हमको अप्लाई करनी है। एक कहाँ पे हमने अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट हमने अप्लाई किया। देन आफ्टर गॉस थियरम, गॉस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर द मैग्नेटिज्म। गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, ठीक है। ओके, वहाँ पे हमको अप्लाई करनी है। तो हमने देखा कि भाई क्लोज इंटीग्रेशन बी इंटू डेल्टा एस, उसका आंसर मिल रहा है 0। क्यों ऐसा आंसर मिल रहा है, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज अ कंटिन्यूस लूप, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, कंटिन्यूस लूप है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी लूप है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट कंटिन्यूस लूप, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस द पॉजिटिव चार्ज एंड इंटरट्रैप टू द नेगेटिव चार्ज, बट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी क्या भाई, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल इन आउटसाइड, बट इनसाइड द मैग्नेट इज प्रोड्यूस साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, ठीक है। तो ऐसे वो कंटिन्यूसली जा रही है, ठीक है। और देन अपने दूसरा पे हमको क्या मालूम था कि भाई उसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को हम सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि भाई यहाँ पे कोई पार्टिकल एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट कर रही है, ऐसे सॉरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट करेगी, तो आप क्या मानोगे उसको, नॉर्थ पोल मानोगे, आप क्या मानोगे उसका, नॉर्थ पोल। बट मैं ऐसे ही रोटेशन करवाता हूँ, बट मैंने यहाँ से देखा, देखिए ये भी कैसे मूवमेंट कर रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट कर रही है, तो आप क्या मानोगे, और एक शॉर्ट पोल जैसा बिहेव करता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि ऐसा एक एरो ऐसे जाती है और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ,
मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मुझे क्या लगती है कि भाई दिस मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज अ नॉर्थ पोल जैसी है। कैसी है? नॉर्थ पोल जैसी है, ठीक है, बिकॉज वो यहाँ से जा रही है, चला या ये प्रोड्यूस हो रही है। देन après मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो क्या भाई सामने से आ रही है, तो सामने से आ रही है तो मुझे क्या लगेगा कि भाई साउथ पोल जैसा है, बट एक ही है ना। मैं यहाँ पे खड़ा था पहले, देन après मैं यहाँ पे खड़ा हो गया, तो यहाँ पे खड़ा हो गया तो मुझे क्या लगा कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज एंटर टू दी अब की तरफ आ रही है, ऐसा लगा, ठीक है, अपनी तरफ आ रही है ऐसा लगा, तो ये कैसा बिहेव करेगा? साउथ पोल जैसा। अगर अपने से दूर जाता है तो कैसा बिहेव करेगा? नहीं, नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करेगा, ठीक है, ओके। बट दोनों बात क्या है? एक ही है ना। हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल को हम सेपरेट नहीं कर सकते, इसलिए उसका टोटल फ्लक्स क्या हमको मिलेगा? 0 मिलेगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम रीजन लिख देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इज कंटिन्यूस। ये कंटिन्यूस लूप है, ठीक है, ओके। इट इज नॉट डिसकंटिन्यूस बट इज कंटिन्यूस। देन आफ्टर नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल कैन नॉट बी सेपरेटेड। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल कैन नॉट बी सेपरेटेड, हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। ये 2 इक्वेशन हो गए। देन आफ्टर नेक्स्ट देखिए भाई थर्ड इक्वेशन फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सॉरी, फेराडे ने बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, उसने क्या बताया कि भाई जब चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होगा तब एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगी। सो दैट इजी क्वेश्चन हम क्या लिख सकते हैं? d∅/dt हम लिख सकते हैं, ठीक है। दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स, इट इज नॉट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स मैं यहाँ पे 5b में लिख देता हूँ, 5b। चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज प्रोड्यूस द इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है, ओके। इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम क्या बोल सकते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हैं ना, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हैं, ओके। तो पोटेंशियल डिफरेंस, और याद कीजिए सेकंड चैप्टर में पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बीच का रिलेशनशिप क्या था? इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर। सो दैट डेल्टा वी इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? ई इंटू डेल्टा आर, और लाइन इंटीग्रल भी आप लिख सकते हो। टोटल पोटेंशियल अगर आपको मिले तो आप लाइन इंटीग्रल भी लिख सकते हो, ठीक है। दिस लाइन इंटीग्रल इज नॉन एज इलेक्ट्रिक लाइन इंटीग्रल, ठीक है। ये लाइन इंटीग्रल को हम क्या मानेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल हम मानेंगे, ठीक है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज वन टाइप ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। सो दैट उसके बदले हम क्या लिख सकते हैं? ई इंटू डेल्टा एल हम लिख सकते हैं। और ध्यान आप यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? फ्लक्स 5b/5 इसके चेंज ऑफ फ्लक्स, ओके। और 5b इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं b इंटू ए। तो ऑल्सो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? bdA/डेल्टा टी। चला है यहाँ पे। और इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए कांस्टेंट, तो इंटीग्रेशन से बाहर रख दीजिए। तो यहाँ पे लाइन इंटीग्रल ई इंटू डी एल इज इक्वल टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अपॉन डेल्टा टी। तो ए वाली इक्वेशन में देखिए कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस हो रही है? चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का तो आप दूसरा भी मान सकते हो ना कि भाई सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। ख्याल आया? तो मैं यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये 3 इक्वेशन हो गए। अब लास्ट इक्वेशन एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ का हम यूज करेंगे। एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ, उसका मैं अपडेट में नाम दे देता हूँ एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ। ये मैक्सवेल ने बताया, तो ये दोनों का मिलकर एक इक्वेशन बनाया है, ठीक है, एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ। इसमें क्या अपडेट हुआ देखिए कि भाई एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या था कि भाई क्लोज इंटीग्रेशन बी इंटू डेल्टा एल, उसको भी हम क्या बोल सकते हैं? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बोल सकते हैं। उसको हम क्या बोल सकते हैं? लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम बोल सकते हैं, ठीक है। ये बी इंटू डेल्टा एल इज इक्वल टू हम क्या लिखते थे? म्यू नॉट आई। बट अभी मैं उसको मैं अपडेट करके मैं यहाँ पे लिखूंगा कि भाई टोटल करंट आई इज इक्वल टू क्या है? टोटल करंट आई इज इक्वल टू आई सी प्लस आई डी है ना, इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे अपडेट हो गया। और आई सी प्लस आई डी के बारे में किसने बताया था? मैक्सवेल ने बताया था। ये इक्वेशन किसने बताया था? एम्पियर ने बताया था, बट मैक्सवेल ने उसने अपडेट कर दिया, आई सी प्लस आई डी यहाँ पे लिख दिया। इसलिए ये वाली इक्वेशन को हम क्या मानेंगे? एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ। क्या मानेंगे? एम्पियर मैक्सवेल लॉ। ये दोनों कंपनी ने मिलकर बनाया। क्या रहा ना? ओके, मारुति सुजुकी जैसा है यहाँ पे, ओके। तो क्या हुआ देखिए कि मैं यहाँ पे एक पूरे का पूरा इक्वेशन में लिख देता हूँ कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इज अ कांस्टेंट, सो दैट इंटीग्रेशन के मैं बाहर लिख देता हूँ और लाइन इंटीग्रल होगा
इसका क्लोज इंटीग्रेशन होगा डीएल का। और यहाँ पे मैं सेपरेट दे देता हूँ म्यू नॉट आई सी, देन आप म्यू नॉट आई डी। व्हाट इज दी आई डी? आई डी इज डिस्प्लेसमेंट करंट। तो मैं डिस्प्लेसमेंट करंट की मैं यहाँ पे फॉर्मूला में लिख देता हूँ, चलेगा? ओके, तो म्यू नॉट डिस्प्लेसमेंट करंट की इक्वेशन क्या होती है? आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी ई ए अपॉन डेल्टा टी होती है, ठीक है? ओके, मैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एप्सिलॉन नॉट चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, यहाँ पे देखिए कि भाई सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो दोनों क्या है? ऑटोनॉमस है, दोनों मिसके एक उल्टा भी प्रूव हो सकता है, तो ऐसे मैथमेटिकली प्रूव हो गया, ठीक है? दिस प्रूव and related that changing electric field is create मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? ये 4 इक्वेशन मैक्सवेल ने दिया है। इट इज़ अ फंडामेंटल इक्वेशन, इट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल उसने क्या बताया गॉस थ्योरम के बारे में कि भाई उसने ऐसा बताया कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पे है वहाँ पे चार्ज होगा, जहाँ पे चार्ज है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। देन आफ्टर गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, बट उसका गॉस थ्योरम ने हमने प्रूव किया, बट उसका फ्लक्स फाइंड आउट होता है जीरो। व्हाई इज फ्लक्स इज जीरो? बिकॉज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज अ कंटिन्यूस एंड then after north pole and south pole cannot be separated. Then after Faraday's law in electromagnetic induction में हमने बताया कि भाई change of magnetic flux is produced the induced EMF, so that induced EMF is known as also potential difference. So the relationship between the potential difference and electric field is equals to minus delta V upon delta R. It is also known as the potential gradient, and that unit is volt per meter. Okay, तो into delta L is equals to d phi B upon delta T. तो ये हमको पूरे मिसका नजर आ रही है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्रिएटेड चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देन पर यहाँ पे एम्पियर सर्कुलर लॉ का जो इक्वेशन था क्लोज इंटीग्रेशन बी इंटू डेल्टा एल इज इक्वल टू मी नॉट आई, तो उसको अपडेट कर दिया मैक्सवेल ने, सो दैट इक्वेशन इज नोन एज द एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन। ओके, तो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू बी इंटू डेल्टा एल म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आई सी? इज कंडक्टिंग करंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आई डी? इज द डिस्प्लेसमेंट करंट। एंड डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में हमको मालूम है एप्सिलॉन नॉट डी ई ए अपॉन डेल्टा टी इक्वेशन है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। और देना पर हमको मालूम पड़ा कि भाई चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड एंड चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे देखा, ठीक है? ओके।